Hello students, welcome to DCM class. Today we'll be solving the JEE Main 2021 question from September 1 evening shift. ये फिजिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कल फिर 10 to 20 और फिर उसके बाद 20 to 30। और इसके साथ साथ मैं आपको कैप्सूल भी देता रहता हूँ डेली, तो आप उनको भी देखते रहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इसको आपको सॉल्व किस तरह से करना चाहिए ये क्वेश्चंस कि आप क्वेश्चन को देखो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो तो उसका सॉल्यूशन देख लो, है ना। वीडियो आगे बढ़ा के तो क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पहले पॉज करो और फिर उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो उसको अनपॉज करो वीडियो को, उसका सॉल्यूशन देखो, आंसर देखो। और अगर तब भी आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आता तो डाउट पूछ लो, ठीक है। और अगर आपने कोई दूसरा मेथड यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए और उस तरह से उसका आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे यूज़ भेज सकते हो इसको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक क्यूब इज प्लेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई 150 वाई स्क्वायर जे। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से है, ई इज इक्वल टू 150 वाई स्क्वायर जे कैप, वाई डायरेक्शन में है। द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 मीटर, इसका साइड है 0.5 मीटर एंड इज प्लेस इन द फील्ड एज शोन इन द फिगर। द चार्ज इनसाइड द क्यूब इज। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गॉस लॉ लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ के साथ क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर देखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो इधर की तरफ है, इधर की इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर है हमेशा वाई डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी ए का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा जीरो होगा सभी सरफेसेस में। ऐसा सभी सरफेसेस के लिए एक्सेप्ट टॉप वाला सरफेस जो शेडेड है और बॉटम वाला सरफेस। तो हमारे जो टॉप जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी फॉर सरफेस वन, फ्लक्स फॉर सरफेस वन एंड फ्लक्स फॉर सरफेस टू। तो फाइव फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो ई क्या है, ई इज द 150 इंटू वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पे क्योंकि जीरो पे रखा हुआ है ये, इंटू एरिया। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइव वन तो जीरो हो गया। फाइव टू इज इक्वल टू क्या हो गया, 150 इंटू मेरा जो 150 इंटू इसका जो लेंथ है मतलब कि वाई पॉइंट पर, तो यानी कि दिस इज 1/4 इंटू एरिया क्या होगा, 0.5 मीटर लेंथ है, स्क्वायर है ये, तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 150/16 हो जाएगा। तो अब मेरा टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फाइव टोटल इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 विच इज इक्वल टू 150/16 हो गया। अब दिस फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास क्यू इनसाइड कितना हो गया, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 150/16 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻11। वो हमने डाल दिया है इसमें। डालने के बाद अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं नहीं सॉरी -12 होता है, मैं गलती से -11 बोल दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको जीरो को आप कैंसिल करोगे -11 आ जाएगा, लेकिन 15 और 16 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना, बस एक ही का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हो ऑप्शन को देख के, 3.8 तो आएगा नहीं, तो 8.3 आएगा। अब यहाँ ये है तरीके जिस तरीके से आप अपने टाइम को सेव करते हो। जैसे आपने इसको ऑप्शन में देखा कि यहाँ पर 15 और 16 है, 8.85 दिया हुआ है, अब किसी 15 और 16 ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 0.99 समथिंग आएगा। तो उसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट 8.3 है इस तरह से आंसर को टिक कर सकते हो। 3.8 तो हरगिज हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो दूसरा तरीका क्या, कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, कैलकुलेशन करोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम है नहीं हमारे पास जेई मेन में। तो अब चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन इज स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड रेसिस्टेंस 1 ओम इज मूव टुवर्ड्स द राइट विद वेलोसिटी v। अच्छा, इसका जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट। अच्छा, इसका रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस इज 1 ओम। राइट आर्म ऑफ द लूप इज इन मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है 5 टेस्ला। फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप दिख रहा है।
द लूप इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर ईच ऑफ 4 ओम। 4 ओम ठीक है। स्टेडी करंट 2 मिली एम्पियर फ्लोज इन द लूप। हमें निकालना क्या है? अच्छा, वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, तो दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी नॉट। अब हमें क्या पता होता है, इंड्यूस डीएमएफ इनसाइड द लूप क्या होता है? बी एल वी, है ना? अगर आपको अच्छे से पता होगा, बी इंटू एल क्रॉस वी होता है वो। तो होता क्या है, बी एल वी साइन थीटा होता है एक्चुअली में, वो है ना, बी एल वी साइन थीटा होता है। तो उसके केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई दिक्कत नहीं है, एल वेक्टर होता है इधर की तरफ, जिसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए, या फिर ऐसे करके, है ना। अब यहाँ पर एल वेक्टर अगर पॉसिबली होगा, स्मॉल वेक्टर तो लेंथ वेक्टर, तो यहाँ पर ये होगा परपेंडिकुलर इसके। तो इसमें साइन थीटा 90 डिग्री, साइन थीटा 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो एल वेक्टर और वी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। 0 डिग्री है या फिर पाई डिग्री है, दोनों ही केस में साइन थीटा 0 होता है। तो करंट जो फ्लो होगा वो होगा आपका वी से, एक्चुअली में वी से, इसको हम करंट का डायरेक्शन स्क्रू रूल घुमाते हैं वी से लेके बी के डायरेक्शन में। तो जो करंट जो ऊपर की तरफ घूम रहा होता है वो होता है आपका करंट का डायरेक्शन, वी से बी में, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सिर्फ इसकी वजह से मूव होगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस डीएमएफ जो आएगा, ओ, अरे यार, तो इंड्यूस डीएमएफ जो आपके पास आएगा ई, वो हो जाएगा बी एल वी। बी इंटू लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, जिसको मैं ले लेता हूँ, लेंथ को ले लेता हूँ 0.2 इंटू वेलोसिटी वी नॉट। और रेसिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है? तो 1 ओम दिया हुआ है। तो मेरे पास आई कितना हो गया? करंट, करंट इज इक्वल टू बी इंटू 0.2 इंटू वी नॉट अपॉन 1 ओम। अच्छा, अभी नहीं निकाल सकता मैं करंट को, क्योंकि ये वाले रेसिस्टेंस भी दिए हुए हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास आ गया बी एल वी, करेक्ट। बी इंटू एल इंटू वी, ये हो गया। अब मैं निकालता हूँ टोटल रेसिस्टेंस, आर टोटल। आर टोटल में पहली बात तो ये जो 4 4 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस ये हो जाएंगे आपके 4 + 4 इज इक्वल टू 8, क्योंकि सीरीज में दिस इज 4 + 4 इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो यानी कि 8 इंटू 8 अपॉन 16। तो ये हो गया आपका 4 ओम। तो 4 ओम इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट का है रेसिस्टेंस, 4 ओम। और नेट रेसिस्टेंस कितना हो गया? आर नेट इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 1 ओम, जो कि आपके इसका कॉइल का था। तो 5 ओम हो गया। तो आपका टोटल करंट कितना हो गया? आई इज इक्वल टू बी इंटू 0.2 इंटू वी नॉट अपॉन 5। ये आपको दिया हुआ है कि दिस इज 2 मिली एम्पियर, विच इज 2 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी। इसकी बी की वैल्यू 5 टेस्ला दी हुई है, तो यानी कि 0.25 वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब 5 कैंसिल हो जाएगा। 0.2 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? वी नॉट इज इक्वल टू 10⁻²। 10⁻³ तो हो गया यार, 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया इसका मतलब। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो ये तो बी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया है। कुछ कैलकुलेशन आप देख पा रहे हो, लंबा क्वेश्चन, लंबा लिख रहा है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत एक्चुअली में है नहीं, मैंने बस आपको समझाने के लिए दिखाया है। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन हैं। थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इन 3 डायमेंशन इज 300 Kelvin. The corresponding de Broglie wavelength of electron approximately at 300 Kelvin is what? de Broglie wavelength of electron पूछा गया है हमसे। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है, जिसको हम इजीली इस तरह से भी लिख देते हैं, दिस इज h/√/2km, अगर आपको ये याद होगा तो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है,
अब मैं यहाँ पर ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करूंगा तो k m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा, यानी कि एम वी इज इक्वल टू रूट ओवर 2km हो जाएगा, है ना। ये आप रिलेशन, बेसिक रिलेशन होती है, आपको आना चाहिए। h बाई रूट 2km हो गया। अब h बाई रूट 2km यहाँ पर फॉर गैसेस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। ये भी आपको, वेयर k इज व्हाट, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आप सीखोगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये चीज डिस्कस की हुई है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस जो कि सिंगल मॉलिक्यूल गैस है, तो उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो उसकी एनर्जी 3/2 kT होती है ना। क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम kT/2 एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको k की वैल्यू दी हुई है, हाँ वेरी गुड, k की वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू k की वैल्यू इज 1.38 इंटू 10⁻23 और 23, और t की वैल्यू है 300 केल्विन। काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया। अब मास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो मास है आपका 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, मास हो गया। तो यहाँ पर बस हमें अब वैल्यूज डालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच इज व्हाट, एच की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, अब 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इंटू 3/2 लिख ही देता हूँ, चलो 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 300 इंटू 9 इंटू 10⁻31। बड़ी कैलकुलेशन, पर घबराने की जरूरत नहीं है, इजी करना अपना काम है। तो इसको 300 कर दिया अपन ने, और ये क्या हो गया 6.6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 1.38, और जिसको मैं लिख सकता हूँ √2 1.4 3 इंटू, है ना, इसको मैं बाद में कर दूंगा 10⁻21 और 31, तो 52 हो गया, 10⁻52 बाई 2। तो ये हो गया आपका 6.6 अपॉन 3 √1.38, 1.4 कर सकते हो आप इसको, इंटू 10⁻26 -34/-26, -8 हो जाएगा, 10⁻−8। तो ये हो गया आपका 2.2 बाई √1.4 इंटू 10⁻−8। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरा जो आंसर होना चाहिए वो 1.4, इसको आप 1.5 कर सकते हो, तो मेरे जो आंसर होना चाहिए वो 6.6 नैनोमीटर के आसपास होना चाहिए। तो ये मेरा आंसर होगा ए। ओके, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका, ए बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। ये है बॉडी ऑफ मास m, इसका मास है m, तो विद रीच एंड ग्राउंड रीचेज द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 0.8 रूट जी एच। इसकी जो वेलोसिटी है वो है रूट ओवर 0.8 रूट जी एच। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन। ये तो यहाँ पर सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा आपका, क्यों, तो हम वर्क, अब हमारे पास जो वर्क कितना किसने किया है, एक तो एम जी फोर्स ने किया है, तो वर्क डन बाई एम जी होगा, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर यू ज़ीरो था तो यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लग रहा है यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दिस इज एम जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 0.8 होल स्क्वायर इंटू जी एच। तो यहाँ पर एम एम कैंसिल हो गया आपका, जी एच भी कैंसिल कर दो। हुआ क्या है ये, अच्छा सॉरी सॉरी, कैंसिल तो कुछ करना नहीं ना भाई, हमें तो वर्क में फ्रिक्शन निकालना है।
वर्क डन फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 0.8 होल स्क्वायर इंटू GH माइनस MGH। तो ये निकालना है आपको, तो यहाँ पर MGH इंटू 0.8 इंटू 0.4 माइनस 1, अब ये नेगेटिव में आएगा, यानी कि MGH इंटू 0.32, 1 माइनस 0.32 इज 0.64, 0.68। तो यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए माइनस 0.68 आ जाएगा, यानी कि माइनस 0.68 MGH हो गया। तो दिस इज योर आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आपका द रेंज एंड हाइट फॉर द टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल 42। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है, u एंड u। अब यहाँ पर क्या है, projected with the same initial for 2 and 48 degree with the horizontal range r1 and r2, h1 and h2 respectively. Choose the correct option. अब यहाँ पर एक तो 42 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है और एक 48 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया है। अब यहाँ पर एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो थीटा है, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्लियरली दिख रहा है। तो जब ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किए जाते हैं, वन एट एन एंगल थीटा एंड वन एट एन एंगल 90 माइनस थीटा, तो दोनों का रेंज तो सेम होता है। तो इसका मतलब आपके जो ए, इसके केस में R1 इज इक्वल टू R2 होगा। तो यहाँ पर पहली बात तो आपका ए ऑप्शन और आप ये सी ऑप्शन तो आप हटा ही दो, बचे बी एंड डी। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, R1 R2 है, लेकिन हाइट कैसे आप निकालोगे? हाइट इज व्हाट, एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, जो कि आप देखोगे कि जब अगर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा, अब थीटा अगर 42 डिग्री है, साइन थीटा का जो एंगल होता है वो ऐसा होता है, ये साइन का ग्राफ इस तरह से होता है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, ये 90 डिग्री आता है यहाँ पर, है ना। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो साइन ऑब्वियसली जो साइन थीटा की वैल्यू जो 42 डिग्री पर होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब जो हाइट होगी वो हाइट एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g, तो दोनों का सेम है। अब यहाँ पर जो h1 होगी जो कि 42 डिग्री पर है, वो लेस होगी h48 डिग्री के से, बिकॉज साइन स्क्वायर 42 डिग्री इज लेस देन साइन स्क्वायर 48 डिग्री। क्लियर आंसर है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। इजी क्वेश्चंस। अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं, आपको इन इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना होता है। इन इजी क्वेश्चंस को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इजी क्वेश्चंस हैं, ये सब ये हलवा क्वेश्चंस इनको कहते हैं हम। इसमें मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है एंड में, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको डेफिनेटली आना चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी तक इतने क्वेश्चन है रिलेटिवली इजियर है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास m slides on the wooden wedge which in turn slides backward on the horizontal surface, the acceleration of the block with respect to the wedge। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द वेज आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आप एफ बी डी बनाओगे। अब मान लीजिए इसका जो एक्सेलेशन है, इसका एक्सेलेशन मैं लेता हूँ, ये इसका एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन ऑफ वेज इधर की तरफ, है ना। इसका मास मुझे कैपिटल एम दिया हुआ है और इसका मास मुझे स्मॉल एम दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पहले तो एफ बी डी बनाऊंगा। तो यहाँ पर इसका फ्रेम रोक देता हूँ। तो यहाँ पर एक फोर्स तो मेरे पास एम ए डब्ल्यू लगेगी, ए वेज, और एक फोर्स मेरी नीचे लग रही होगी। अगर दिस एंगल इज 30 डिग्री इन्होंने दिया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, एम जी साइन 30 लग रही होगी। और एक फोर्स मेरी यहाँ पर नीचे लग रही होगी विच इज इक्वल टू एम जी कॉस 30।
mg cos 30 लग रही होगी, और एक यहाँ पर मेरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, सेम नॉर्मल रिएक्शन मेरा इस बॉडी पर भी लग रहा होगा, और दूसरा इसकी इसकी जो फोर्स है वो कैपिटल mg लग रही होगी। एक नॉर्मल रिएक्शन इसका ज़मीन से लग रहा होगा जिसको हम n1 बोल देते हैं, और ये लग रहा होगा। तो ये हैं सभी फोर्सेस, और तो कोई फोर्स लग नहीं रही मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्चुअली दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो एम ए डब्ल्यू के दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग और एक नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर। तो एक ये हो गया आपका एम ए डब्ल्यू साइन 30, और ये इसके अलोंग हो गया आपका एम ए डब्ल्यू कॉस 30। हमसे इसका एक्सेलेरेशन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एम ए डब्ल्यू भी निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले तो आप ये वाला एंगल निकाल लो। अब देखो, पहले तो एंगल्स कैसे देखते हैं, ये 30 डिग्री है, ये आपका एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल आपका फिर से 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एन कॉस 30 एन साइन 30, तो यहाँ पर ये हो गया आपका एन साइन 30, और ये हो गया आपका एन कॉस 30। तो आपकी जो इक्वेशंस बनेंगी, एक तो ये होगी आप यहाँ पर एन साइन 30 इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए डब्ल्यू, पहली इक्वेशन वेज के लिए। और दूसरा ब्लॉक के लिए अगर आप लेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल में एन प्लस एम ए डब्ल्यू साइन 30 इज इक्वल टू एम जी कॉस 30। यह गई आपकी दूसरी इक्वेशन, और एक पैरेलल लगा लेते हैं, यानी कि एम जी साइन 30 प्लस एम ए डब्ल्यू कॉस 30 इज इक्वल टू एम इंटू इसका एक्सेलेरेशन जो हमें निकालना है a1, ये हमें निकालना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ देखते ही ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में स्किप करने चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने के लिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके पहले तो आप एन की वैल्यू निकालो, या ए डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, एन ओमिट कर दो। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करता हूँ तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एम ए डब्ल्यू इंटू टू, साइन 30 इज 1/2, टू एम कैपिटल एम ए डब्ल्यू, एम की वैल्यू 16 है यानी कि 32 ए डब्ल्यू आ गई। ये मैं यहाँ पर डाल दूंगा सेकेंड इक्वेशन में, तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 ए डब्ल्यू प्लस एम की वैल्यू 8 है, 8 यानी कि 4 ए डब्ल्यू इज इक्वल टू मास एम इज 8/2 यानी कि 4√3 इंटू जी, 4√3 इंटू 10, ये वैल्यू हो गई। तो आपकी ए डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 4√3 इंटू 10/36। ये वैल्यू आपको यहाँ डालनी है, यानी कि 8 इंटू 10/2 प्लस 8 इंटू 4√3 इंटू 10/36, cos 30 is √3/2 इज इक्वल टू 8 इंटू a1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, ये हो गया 440, ये हो गया आपका, ये दोनों मिला के 3 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ 8 मैंने काट दिया गलत, ये 4 3 12 हो गया। तो ये 4 हो गया, यानी कि 40/3, 40 प्लस 40/3 यानी कि 40 इंटू 4/3, 160/3। तो 160/3 इज इक्वल टू 8a1, यानी कि 20/3, यानी कि 2g/3 आपका आंसर होना चाहिए। तो a1 इज इक्वल टू 2g/3 आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथियर साइड में क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करने के चक्कर में।
है ना। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा केयरफुली अगर आप इक्वेशन फ्रेम करते हैं जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको गोला मार के थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बाद में सॉल्व करना चाहिए। सेवंथ वाला क्वेश्चन है, सेवंथ वाला, ड्यू टू ए कोल्ड वेदर ए 1 मीटर वाटर पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ड्यू टू कोल्ड वेदर ए 1 मीटर वाटर पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है हमें। क्रॉस सेक्शन एरिया इज व्हाट, दिस एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। फिल्ड विद आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, के अंदर आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पर। रेसिस्टिव हीटिंग इज यूज टू मेल्ट द आइस, ये रेसिस्टर है जिससे आप हीट करके इसको मेल्ट कर रहे हैं। 0.5 एम्पियर ऑफ करंट आपने इसमें से पास किया है। 4 किलो ओम, इसका रेसिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है 4 किलो ओम। Assuming that all the heat produced is used for melting, what is the minimum time required? सब सारी चीजें हमें यहाँ पर दी हुई है लेटेंट हीट। अब पहली बात तो इसके प्रोसेस हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हीट होगी ये हीट हमें ये प्रोवाइड करेगा। कैसे हीट प्रोवाइड करेगा हमें? आई स्क्वायर, जो हीट प्रोवाइड होती है डेल्टा एच बाई रेसिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। यहाँ पर टी टाइम होता है, टाइम टेकन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 0.5 इंटू होल स्क्वायर, इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ। तो ये 1/4 इंटू आर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर 3 इंटू टाइम टी, क्योंकि टाइम हमसे पूछा गया है। इतनी हीट इसने दी। अब दिस हीट जो उसने दी है, दिस हीट इज बीइंग यूज्ड फॉर मेल्टिंग दिस। अब मेल्टिंग के लिए क्या होगा कि दो प्रोसेस होंगे। पहले तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से जो आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस से पहले तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। तो इसमें क्या करेगा, इसमें ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, विच विल बी इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी विच इज 10 डिग्री सेल्सियस। 10, इतनी हीट ही एब्जॉर्ब करेगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये अपने फेस को चेंज करेगा, विच इज एक्चुअली में जिसमें m इंटू एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दोनों हीट जो Q1 और Q2, दिस इज इक्वल टू आपका इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो हमारे पास डेल्टा एच, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 4 मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 10 पावर 3 इंटू टी इज इक्वल टू एम आइस। आइस कितना दिया हुआ है, मास ऑफ आइस कितना दिया हुआ है मुझे, मास ऑफ आइस ही नहीं दिया है ना मुझे। तो यहाँ पर मुझे पहले मास निकालना पड़ेगा। मास इज डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस 10 पावर 3 है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। वॉल्यूम है हमारा, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, तो पाई आर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू एन। तो ये हो गया हमारा मास इसका, 10 पावर -1 कीजिए। तो 10 पावर-1 इंटू स्पेसिफिक हीट 2 इंटू 10 पावर 3 दिया हुआ है इंटू 10 हो गया, प्लस दूसरी जो हीट दी हुई है हमें m इंटू एल, यानी कि 10 पावर-1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वाटर या आइस क्या है 3.33 इंटू 10 पावर 5। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 पावर 3 कैंसिल कर दो, 10 पावर 3, और यहाँ पर आपके पास 10 पावर 2 बच गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस प्लस यहाँ 10 हो गया, ये 3.33 हो गया, 33 35, टी इज इक्वल टू 35 आ गया। तो इसका मतलब बी आंसर आ गया आपका। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज योर 8th क्वेश्चन। 8th इज ए स्टूडेंट डिटरमाइंस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू दिस। ये है हमें y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एम जी इंटू एल क्यूब बाई 4b डी क्यूब इंटू डेल्टा।
द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन टू बी 9.8 विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एरर, हिज ऑब्जर्वेशंस आर द फॉलोइंग। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस ये आई हैं और ऑब्जर्व वैल्यू ये है, लीस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरमेंट इतना है, तो हमें फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट निकालना है। अच्छा, तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए आप क्या करते हो, डेल्टा वाई बाई वाई अगर आप यहाँ पर करोगे तो डेल्टा वाई बाई आई वाई इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम आएगा, प्लस जी तो कांस्टेंट है तो डेल्टा जी तो ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी हमें लेना नहीं है, तो ये क्या होगा 3 डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, प्लस 4 भी कांस्टेंट है तो ये भी ज़ीरो ही हो जाएगा, बी में चेंज आ सकता है तो 3 डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा, प्लस डेल्टा डेल बाई डेल। अब अगर ये समझ में नहीं आया हो आपको तो यहाँ पे आपको इसका मतलब लीस्ट काउंट पढ़ने की वो पढ़ने की जरूरत है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। कुछ भी होता है वैसे ही बहुत बेसिक है, कुछ भी होता है तो इसमें नीचे हो या ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं वेरिएबल्स, उसको हम सबको ऐड ही करते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ यानी कि डेल्टा एम की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेल्टा एम की वैल्यू को मुझे 1 दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता हूँ, सबको मीटर में रखूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास डेल्टा एम 1 ग्राम है तो 1/m²/kg में है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 1/2000। ठीक है, ये जो ये वैल्यू है हमारी डेल्टा एम डेल्टा वाली। तो अब तो बस वैल्यूज ही डालनी है, डेल्टा +3 × डेल्टा एल, लेंथ में कितना आ रहा है 1 mm, यानी कि मेरे पास क्या हो गया ये 1/एल क्या है 1 मीटर, तो 1/1000 हो गया ये, +3 × डेल्टा बी में कितना आ रहा है ब्रेथ होता है 0.1 mm, यानी कि 0.1/1000/4, 0.1/1000/4 × 100, यानी कि मेरे पास क्या हो गया 1/400 3/400 हो गया ये। ओके, अब यहाँ पर +3 डेल्टा डी बाई डी आ जाएगा, थिकनेस ऑफ द बार यानी कि 0.3 × 0.01/0.4 × 1000 तो यहाँ पर मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा /10, यानी कि 3/400 आ जाएगा ये भी, प्लस डेल्टा डेल ये हो गया 0.01/5 × 1000 हो जाएगा ये। यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, मुझे मुझे लगता है ये में है, तो यहाँ पर मुझे लगता है ये आपका हो जाएगा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा फिर, ये मीटर में होना चाहिए है ना, मैं चेक कर लेता हूँ, ये मीटर में है। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये हो जाएगा आपको 1/2000 +3/1000 +3/400 +3/400 +1/500। तो यहाँ पर आपके पास आ गया इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा वाई बाई वाई की वैल्यू को, आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा 31 सबको 1000 में इसको यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा 38, ये 4000 हो जाएगा,
यहाँ पर इंटू 4 कर देता हूँ मैं, और इंटू 2 कर देता हूँ, तो ये 4000 हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। तो 31 बाई मेरे पास 62/4000 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 31/2000। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.0155, यानी कि बी आंसर होगा आपका। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एरर है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया था इधर। नाइन्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में टू रेसिस्टर्स हैं R1 एंड R2 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब R1 और ये तो हम बहुत आसानी से करना जानते हैं ना। R1 और R2, R1 की वैल्यू हमें दी हुई है 4 और R2 की वैल्यू भी हमें दी हुई है 4, पर इनके जो वो हैं अप्रॉक्स एरर्स वो दिए हुए हैं 0.8। तो यहाँ पर हमें ये पता होता है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। फ्रैक्शनल एरर निकालने की कोशिश करोगे तो डेल्टा R इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर आएगा, है ना, एरर्स में। तो यहाँ पर डेल्टा R इक्वलेंट अगर आपको निकालना है तो R इक्वलेंट तो पहली बात दोनों पैरेलल में है यहाँ पे, तो पैरेलल का R इक्वलेंट निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू 4 × 4/4 प्लस 4 विच इज 8, ठीक है, 2 आ जाएगा आपके पास। तो यानी कि यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू डेल्टा R1 इज 0.8/R1 इज 4 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 0.4/2 इज 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, डेल्टा R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू योर 0.8/16 प्लस 0.4/16 विच इज इक्वल टू 1.2/16। ये आपकी वैल्यू आई है डेल्टा R इक्वलेंट की। सॉरी मैंने यहाँ पर 4 भी यहाँ पर था। डेल्टा R इक्वलेंट की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो है 4 1.2/4 0.3। तो 0.3 आपकी डेल्टा R इक्वलेंट आ गई। तो आपकी जो R इक्वलेंट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 प्लस और माइनस 0.3 होना चाहिए, यानी कि C मस्ट बी योर आंसर, ठीक है, इजी है। यहाँ पर आपको ना ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ये कैसे करते हैं आप, ये एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में किया जाता है। दो चीज, वैसे तो जो मैंने पिछला वाला प्रॉब्लम किया था और ये वाला जो प्रॉब्लम किया है, इन दोनों को मिला के आप देखोगे ना, तो ये और ये पूरा एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन आपका कवर हो गया है, वो और ये लेके। रेसिप्रोकल्स में जब होता है तो आप ये बिल्कुल उसकी तरह होता है, डिफरेंशिएशन की तरह। बस इसमें क्या होता है कि यहाँ माइनस नहीं लेते, यहाँ जैसे माइनस डेल्टा R1/R1 स्क्वायर हो गया, माइनस नहीं लेते। डिवाइड जो हो रहे हैं, जितने भी डिवाइड हो रहे हैं उसको क्यूब, जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबको ऐड करते जाते हैं। और इसमें क्या होगा कि यहाँ जो रेसिप्रोकल्स में होते हैं उनको बाई R1 स्क्वायर कर देते हैं डेल्टा R1 करके। बस यही दो चीजें होती हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10th वाले क्वेश्चन में द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स इज सेम एज द मीन लाइफ टाइम ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाई इनिशियली। अच्छा, तो द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एलिमेंट एक्स, टी हाफ की वैल्यू हमें पता होता है, दिस इज इक्वल टू log 2 फर्स्ट, ये हाफ लाइफ पीरियड है ln2/λx। ln2 होता है मतलब 0.693/λ। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपकी जो हाफ लाइफ होती है ये होती है ना। अब जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला हो गया वो ln2/λ हो गया फॉर एक्स। अब ये बोला है कि फॉर वाई के लिए मीन लाइफ के बराबर है। मीन लाइफ क्या होती है, टाउ जिसको हम कहते हैं 1/λy। 1 बाई जो ये वेर लैम्डा क्या होता है, लैम्डा रेट कांस्टेंट होता है, वो रेट कांस्टेंट एक्स के लिए और रेट कांस्टेंट ये नीचे वाई के लिए, ठीक है। इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स थे, तो यानी कि
इन्होंने बोला है कि दोनों इक्वल हैं, यानी कि ln2 अपॉन लेमडा एक्स इज इक्वल टू 1/λ/, ये हमारी इक्वेशन बन रही है। तो जब आप इस पर एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0.693 λ/, ये आपकी एक्चुअली में इक्वेशन बन गई। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स विल डिके फास्टर देन वाई, ऑब्वियसली मुझे तो लगता है एक्स विल डिके फास्टर देन वाई और वाई विल डिके फास्टर देन एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे 0.6 है, मतलब 6/10, इसको आप देखोगे तो लेमडा एक्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये 6/10 हो जाएगा, यानी कि 6 λ/y इज इक्वल टू 10 λ/x हो गया। अब इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन जल्दी डिके होगा, मतलब लेमडा वाई ऑल ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग लेमडा वाई मस्ट बी ग्रेटर देन लेमडा एक्स, है ना। तो इसका मतलब लेमडा वाई इज ग्रेटर देन लेमडा एक्स, इसका मतलब वाई विल डिके फास्टर देन एक्स। यहीं से ही हमारे पास आंसर आ गया है और दिस शुड बी योर आंसर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हैं आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चन सितंबर और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस इजी थे, बस इन क्वेश्चन बस एक ही क्वेश्चन था ऐसा जो कि आपको थोड़ा सा टाइम दे सकता है इनिशियल सॉल्विंग में, ये वाला क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इसकी इक्वेशन बना चुके हैं तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी नहीं था कैलकुलेशन में। हमेशा कैलकुलेशन में ये याद रखिए कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन जरूर करो, अप्रॉक्सीमेशन कर लो तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। और कल मैं फिर इसके नेक्स्ट जो 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा, और फिर उसके बाद परसों 30, और फिर उसके बाद मैं दूसरे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।